हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स। आई होप आपने आज पेपर में सेडिशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आई है वो पढ़ ली है। तो हमारा आज का लेक्चर भी सेडिशन के ऊपर है, तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेडिशन के बारे में। सेडिशन लॉ आज के टाइम में क्या है और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको ड्रैकोनियन लॉ क्यों कहा जाता है और ये न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक क्या डिसीजंस आ चुके हैं सेडिशन के ऊपर, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है इसके फेवर में, इसके आर्ग्यूमेंट्स है इसके अगेंस्ट भी, वे फॉरवर्ड क्या है और हमारा कंक्लूजन क्या है सेडिशन को लेकर। राइट, सबसे पहला आता है जो सेडिशन है ये एक क्राइम है, ठीक है। और ये हमारा जो है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंडर में आता है सेडिशन जो है। एक मिनट, 124A आईपीसी, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये है कि इट इज अ क्रिमिनल, राइट। और ये आईपीसी का सेक्शन 124A के अंदर आता है और ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है सेडिशन एक ऑफेंस है जहाँ पे आप कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, थ्रू साइन या किसी भी तरीके से आप कुछ ऐसे एक्ट करें जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ हेट्रेड क्रिएट हो रही है, ठीक है। बेसिकली इट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेडिशन का मतलब ये है कि आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि जो लोग भड़क रहे हैं और वो एंटी गवर्नमेंट हो रहे हैं, राइट। लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि ऐसे कोई कमेंट्स जिसकी वजह से कोई एक्साइट नहीं हो रहा है या फिर जिसका कोई ये अटेम्प्ट नहीं है कि वो एक हेट्रेड क्रिएट करे, वो सेडिशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है कि सेडिशन का लॉ बना ही कैसे, तो इसकी हम अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो सबसे पहले ये बना था हमारा 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में। और उस टाइम पे ये बिलीव था कि अगर आपकी ओपिनियंस जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट अच्छी होंगी तभी गवर्नमेंट सरवाइव करेगी, और जो बैड ओपिनियंस है वो गवर्नमेंट और मोनार्की के अगेंस्ट डिट्रीमेंटल है, ठीक है। इंडिया में और उस टाइम पे सबसे पहले जो सेडिशन का लॉ बनाया था थॉमस मैकॉले ने बनाया था 1837 में। अब जैसे हमारा आईपीसी एक्ट जो है वो है हमारा 1860 का, तो ओरिजिनली सेडिशन लॉ को आईपीसी के अंदर नहीं डाला गया था, बट हमारा जो सेक्शन 124A है इसको इंसर्ट किया था 1870 में। और इंट्रोड्यूस किसने किया था, सर जेम्स स्टीफन ने, ठीक है। अच्छा, तो अब इंट्रोड्यूस हो गया तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इसको यूज ही नहीं किया होगा आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स ने। तो 3-4 फेमस केसेस हैं हमारे। सबसे पहला है जोगेंद्र चंद्र बोस, ठीक है। इनके अगेंस्ट सेडिशन केस चला था बिकॉज इन्होंने उस टाइम पे लिखा था एज ऑफ कंसेंट बिल के अगेंस्ट। अब बेसिकली वो इसलिए अगेंस्ट नहीं थे कि हमारी शादी के लिए एज फिक्स कर दिया, बट वो इसलिए थे बिकॉज इंडियंस के पास खुद एक राइट होना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करें हमारा। फिर इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के एक बार तो इनके अगेंस्ट था, पुणे में रांड के अगेंस्ट उसके मर्डर हुआ था, तो ये कहा गया था कि इन्होंने जो भड़काया था उनके मर्डर के लिए। और दूसरा इनका आर्टिकल छपा था केसरी में उसके अगेंस्ट में, और उसके अगेंस्ट में इसको इनको डिपोर्ट भी कर दिया था मैंडले बर्मा में। फिर महात्मा गांधी जी के अगेंस्ट भी हुआ था जब उन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे यंग इंडिया में, ठीक है। अब आता है कि इसको हम ड्रैकोनियन लॉ क्यों बोलते हैं। सबसे पहला ये है कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब आपको एक बार गिरफ्तार कर लिया तो उसकी बेल नहीं मिलेगी। फिर इसमें जो आपकी पनिशमेंट है वो कम से कम 3 साल है, कम से कम 3 साल है, और वो लाइफ टर्म के लिए भी हो सकती है, और इसके साथ साथ आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। फिर अगर आपके अगेंस्ट सेडिशन लॉ लग गया तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी, आपका पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा, और आपको कोर्ट में बार बार अपना विटनेस देना पड़ेगा जब भी आपको वो बोलेंगे तो, ठीक है। तो कुछ फेमस हमारे इसके जो लोगों को चार्जशीट किया गया वो थे डॉक्टर विनायक सेन, अरुंधति रॉय, कन्हैया कुमार, ठीक है। अब ये फिर से न्यूज़ में क्यों है, बेसिकली फिर रिसेंटली जो विनोद दुआ है एक जर्नलिस्ट है, इनके अगेंस्ट सेडिशन का केस रजिस्टर किया था एक बीजेपी के एमएलए ने कि ये सरकार के अगेंस्ट जो है लोगों को भड़का रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो वाला जो केस था उसको क्रैश कर दिया, और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक और केस आया था। आंध्र प्रदेश पुलिस जो थी वो भी एक्शन ले रही थी न्यूज़ चैनल्स के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट कोर्ट ने उसको भी रोक दिया, ठीक है। तो अब जो इनकी न्यू ऑब्जर्वेशन आई है हमारे कोर्ट की आज और कल में वो ये है कि हर जर्नलिस्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी केदारनाथ सिंह जजमेंट में, ठीक है। ये जजमेंट को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो लॉ है उसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है,
स्पेशली फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके, बिकॉज हम बोलते हैं कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हम इसको इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेस है वो एक फ्री और फेयर वे में रिपोर्टिंग कर सके और लोगों को जो है बता सके गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन अगर जर्नलिस्ट को आप अरेस्ट करेंगे फॉर क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट तो वो फ्रीडम तो चली जाएगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको तभी मिलेगी जब आपके पास बोलने का अधिकार होगा, तभी आपको इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार होगा। तो इसीलिए हमारी जो कोर्ट है उन्होंने प्रेस को सपोर्ट किया इस केस में। नेक्स्ट हमारा आता है कि सेडिशन के अगेंस्ट अभी रिसेंटली क्या एक रिपोर्ट आई थी, एनसीआरबी की हमारी एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि पिछले कुछ सालों में 16 से लेकर 19 तक जो सेडिशन के अंदर जो अरेस्ट है वो 160% से बढ़ गया और जो कन्विक्शन रेट है वो कम हो गया। मतलब कि आप अरेस्ट तो कर रहे हो लेकिन चार्जेस प्रूव नहीं हो रहे हो तो आप उसे कन्विक्ट भी नहीं कर पा रहे हो। तो अननेसेसरी बर्डन भी है जुडिशरी के ऊपर और लोगों को हैरेस करने वाली बात भी है ये, ठीक है। फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या थे। सबसे पहले जो सेडिशन के हमारे आज़ादी के बाद से ही डिबेट जो थी वो शुरू हो गई थी। तो दो मेजर केसेस थे, एक था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस कोर्ट में इन केसेस में कोर्ट ने क्या कहा था कि हमारा यही था कि एक लॉ जो कि स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और इट ऑल्सो हेल्ड दैट डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन इंडेंजरिंग द फाउंडेशन। अगर आप कोई भी पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे जो स्टेट की फाउंडेशन है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो जो डिसीजंस थे इसके बाद इसका फर्स्ट अमेंडमेंट भी आया था, आर्टिकल 19(2) में हमने डाल दिया था जिसमें आपने रिप्लेस कर दिया कि अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की जगह हम ले आए इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो एक तरह से हमने जो था सेडिशन को फेवर कर दिया कि हमें एक चाहिए लॉ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ सिंह की जजमेंट आई 1962 में। सुप्रीम कोर्ट ने जो था केदारनाथ सिंह की जजमेंट दिया, ये आप याद कर लेना ईयर के साथ में। इसमें क्या कहा, इसमें इन्होंने जो सेडिशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको तो अब हेल्ड किया लेकिन इसको लिमिटेशंस भी लगाए कि ये तभी आना चाहिए जब जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका एक्ट है उसमें आप उसका एक टेंडेंसी है कि वो डिसऑर्डर को क्रिएट करे, डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ को क्रिएट करे या फिर वायलेंस को इंसाइट करे, ठीक है। तो इसने एक डिस्टिंग्विश भी किया था कि एक स्ट्रॉन्ग स्पीच है या फिर आप कुछ ऐसे वर्ड्स को ही यूज कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला जा रहा है। 1995 में उसके ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद बलवंत सिंह का केस आया था जिसमें उन्होंने यही बोला था कि आप स्लोगन ही दे रहे हो जिसका कोई पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है सपोर्ट में सेडिशन के। सबसे पहला तो यही है कि आप अगर किसी को डर ही नहीं होगा कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो वो कुछ भी देश के बारे में बोलता रहे, कुछ भी एंटी नेशनल हो सकता है। तो इस तरह से जो सेडिशन लॉ है उसका एक जो डर है वो एक हमें एंटी नेशनल सेसेशनिस्ट टेररिस्ट एलिमेंट्स को रोकने के लिए हेल्प करता है। फिर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करता है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो कुछ वायलेंस इलीगल तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेटरेट बढ़ाए तो उसको गिरा दे सरकार, ठीक है। फिर अगर हम बोलते हैं कि अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को पनिश कर सकते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट को भी आप पनिश करना चाहिए। हमारे इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस काफ़ी हैं जैसे कि माओइस्ट इंसर्जेंसी है, रेबल ग्रुप्स है, वो अपनी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। तो ये तो वैसे ही कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि गवर्नमेंट जुल्म उठा रही है, कुछ कर रही है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए भी हमें एक लॉ की ज़रूरत है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया देख रही है इंटरनली तो उस केस में सेडिशन को हटाने की बात करेंगे तो वो इल एडवाइज्ड होगा, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या है, सबसे पहला यही है कि ये हमारा किस ज़माने का है, 1870 का है। उस टाइम पे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं थी। आज के टाइम में हम कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो ये उसके अगेंस्ट में है। फिर डाइसेंट और क्रिटिसिज्म तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर आप उसको ही कर्व कर देंगे तो फिर डेमोक्रेसी ही किस नाम की रह जाएगी। फिर ब्रिटिशर्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने खुद से इसको रिपील कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें ना टर्म्स काफ़ी वेग है। हमने देखा ना कन्विक्शन रेट जो था 3.3% तक का ही था। तो मतलब कि ये कि आप बस हैरेस करने के लिए अरेस्ट कर रहे हो और उसमें कुछ नहीं है कि आप उसको प्रूफ भी कर सको। इसके साथ साथ कि अब हमारे नए लॉज भी आ गए, आईपीसी को भी अमेंड कर दिया, हमारा यूएपीए एक्ट भी आ गया था जिसमें हमने डाला हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसको पनिश करेंगे। तो इस तरह के एक्ट की सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी पॉलिटिकली मिसयूज भी किया है, तो इसलिए हट जाना चाहिए।
अब हमारा वे फॉरवर्ड बेसिकली अब क्या आएगा इसके, तो सबसे पहले यही है कि इंडिया अगर क्लेम कर रहा है कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसने फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उसको ऑनर भी करना चाहिए। तो जो डेफिनेशन है हमारे सेडिशन की, इसलिए उसको नैरो डाउन करो और उसको कुछ लिमिटेड इश्यूज के लिए यूज करो, जो कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए या फिर सॉवरेनिटी के साथ में रिलेट कर रही है। फिर इवन गवर्नमेंट को भी इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, जो केदारनाथ की जजमेंट है उसको वाइसली इंटरप्रेट करना चाहिए। फिर हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस है, उनको भी बताओ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के बारे में, लॉ को अच्छी नॉलेज दो ताकि वो सिंसियरली उस लॉ को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या है, तो हम कंक्लूजन में यही बोलेंगे, सेडिशन है हमारे आर्टिकल 19 को ये वॉयलेट कर रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस बनाया जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ में। डाइसेंट और क्रिटिसिज्म तो बहुत असेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारी डेमोक्रेसी के, पब्लिक डिबेट के। तो उसको सेडिशन में क्वालिफाई नहीं करना चाहिए और उसको कर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर सेडिशन के ऊपर। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है या फिर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।